हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीएच जंक्शन। स्टूडेंट्स, आज हम बिहार बोर्ड 12th कंप्यूटर साइंस के ऑफिशियल मॉडल पेपर के लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस बिहार बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया था। पहले हमने आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 70 क्वेश्चंस थे और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन थे वो हमने कवर कर लिया है। आप देख सकते हो, इसमें ये P1 था, पार्ट 1। इसमें हमने शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के जो 10 क्वेश्चन थे उसको हमने देखे थे विथ हैंड रिटन नोट्स एंड बहुत ही इजी वे में समझा था भी हमने इसको। और फिर उसके बाद से हमने इसी का पार्ट 2 लाया था, P2, जिसमें हमने नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन बचे थे उसके क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक उसको हमने कवर किए थे। ठीक है, अब उसी मॉडल पेपर का जो लास्ट पार्ट है वो था लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो वो हमने P3 के रूप में उसको लाया है, पार्ट 3 के रूप में। ठीक है, तो अगर आपने वो जो दोनों हमारी वीडियो है वो अगर आपने नहीं वॉच की है अभी तक तो जाइए चैनल पे, सीएच जंक्शन चैनल पे जाइए। उसमें सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है मॉडल पेपर के नाम से, उसको आप आराम से वॉच कर लीजिए पहले, उसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, चलिए, तो अब हम इस जो क्लास है हमारी आज की उसको हम शुरू करते हैं। देख सकते हैं आप 12th का ये मॉडल पेपर है 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आज यहाँ से शुरू हो रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 20 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं विथ हैंड रिटन नोट्स, बहुत ही आसान लैंग्वेज में। चलिए, आज हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आपको साथ में मैं बता दूं कि जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस थे, मैंने पहले भी वहां पे मेंशन की थी ये बात। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो होते हैं आपके वो 2 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, बट ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है तो चूंकि ये सारे क्वेश्चंस के हर एक क्वेश्चन के 5 नंबर होते हैं, 5 मार्क्स लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के। तो 5 मार्क्स के लिए हमको 5 मार्क्स की तरह थोड़ा सा लॉन्ग और वो डिटेल में लिखना पड़ेगा। शॉर्ट टाइप पे हम लोग शॉर्ट में मतलब लिख रहे थे आंसर, क्योंकि वो हमारा सिर्फ 2 ही मार्क्स कवर कर रहा था। बट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है इसमें हमें 5 नंबर मिल रहे हैं, तो 5 नंबर की तरह इसमें थोड़ा वो डिटेल वे में हमको लिखना पड़ेगा, तभी 5 नंबर हमको मिलेंगे पूरे के पूरे। ठीक है, तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आज का रहा, व्हाट इज एन एरे एंड हाउ डज इट वर्क इन डेटा स्ट्रक्चर। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एरे क्या है और ये डेटा स्ट्रक्चर में कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है। चलिए, तो चूंकि ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है ना, तो इसमें एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन है। पहले पूछा है कि व्हाट इज एन एरे, मतलब आपको पहले एरे को डिफाइन करना है, उसके बाद ये बताना है कि एरे डेटा स्ट्रक्चर में कैसे काम करता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज एन एरे मीन्स एरे है क्या। तो देखिए, डिफिनेशन मैंने लिखा है अपनी तरफ से बहुत ही आसान और समझने वाले लैंग्वेज में। फिर भी अगर आपको कोई वर्ड इसमें समझ में नहीं आया, मतलब आए अगर या टफ लगे, तो कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताएं। हम आपको जो भी क्वेरीज रहेगी आपकी, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर है एन एरे इज ए डेटा स्ट्रक्चर used to store multiple values of the same data type in a single variable तो ये एरे का डेफिनेशन है आपका। इसका मतलब ये हुआ कि एरे जो है वो क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसका यूज या जिसको हम लोग मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए करते हैं। बट उसमें शर्त ये है, कंडीशन ये है कि वो जो आपका डेटा होना चाहिए वो सेम डेटा टाइप का होना चाहिए। मतलब अगर इंट डेटा टाइप अगर आप यूज कर रहे हैं तो उस एरे में सब वो सारे जो भी डेटा रहेंगे सबका जो टाइप रहेगा वो सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो यही इसका डेफिनेशन का मतलब है। अब आगे ये कह रहा है कि
द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे आर स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन विच मेक्स डेटा एक्सेस फास्ट एंड इजी। एरे में जो एलिमेंट स्टोर होता है वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन के तौर पर स्टोर होता है, मतलब लगातार, ठीक है। और तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि डेटा जो है वो इजी और फास्ट वे में एक्सेस होता है, ठीक है। फिर से इसको समझ लेते हैं। देखिए, एरे एक क्या है? हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो सेम टाइप के एलिमेंट को कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करता है, और हर एलिमेंट का इंडेक्स नंबर होता है जिससे हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, मतलब बहुत फास्ट उसको रिट्रीवल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे जो हमारा जो इसी क्वेश्चन में जो नेक्स्ट पार्ट था, हाउ डज इट वर्क इन डेटा स्ट्रक्चर, हम अब उसको देखेंगे आगे। चलिए, ये है यहाँ से हमारा हाउ एरे वर्क्स, यानी एरे कैसे काम करता है। तो चलिए देखते हैं हाउ एरे वर्क्स। इन एन एरे each element is identified by index number, usually start from 0। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बात है। एरे में क्या कह रहा है कि एरे जो है हमारा वो मतलब एक एरे में जितना भी एलिमेंट रहता है वो उसके इंडेक्स नंबर से आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी पहचाना जाता है, ठीक है। और इंडेक्स नंबर जो होता है वो हमेशा एरे का 0 से स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी एरे में 5 एलिमेंट अगर है, ठीक है, अगर 5 एलिमेंट या 5 डेटा है इस तरह से, कुछ भी है मान लीजिए, 1 2 3 ही मान लीजिए, ठीक है। तो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे ये स्टोर करता है, तो इसलिए ये कंटिन्यूअस नंबर होना चाहिए, तो लगातार वे में। तो देखिए, तो ये जो 1 से 5 तक ये 5 एलिमेंट है ना, तो अगर इसके इंडेक्स की बात करेंगे हम, तो चूंकि एरे का जो हमारा इंडेक्स होता है वो स्टार्ट होता है 0 से, तो फर्स्ट वाले एलिमेंट का जो इंडेक्स होगा वो होगा 0, फिर ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3 एंड इसका इंडेक्स होगा 4। यही मतलब होता है इसका। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है कि ऑल एलिमेंट्स आर स्टोर इन कंटिन्यूअस मेमोरी। कंटिन्यूअस मेमोरी का मतलब ये होता है कि वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 3 पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 हमारा, यूजिंग द इंडेक्स एनी एलिमेंट कैन बी एक्सेस्ड डायरेक्टली। देखिए यहाँ जो इंडेक्स नंबर के बारे में बात हुई थी, जिसके बारे में ये कहा गया था कि एरे का इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होता है 0 से, उसी को और यहाँ पे थोड़ा इलाबोरेट किया गया है कि इंडेक्स नंबर का यूज क्या है। तो ये कह रहा है कि इंडेक्स नंबर के थ्रू, यानी इंडेक्स नंबर को यूज करके हम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली। दिस इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं। एरे कैन स्टोर डेटा लाइक इंटीजर्स, फ्लोट्स, कैरेक्टर, etc, बट ओनली वन डेटा टाइप एट ए टाइम। ये डिफरेंट डेटा टाइप के डेटा को तो कर सकता है स्टोर, बट इसमें एरे में जो कंडीशन है हमारी वो यही है, जैसा कि हमने देखा था इसके डिफिनेशन में भी, कि ये कह रहा था कि यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम डेटा टाइप। एक ही तरह के डेटा टाइप की वैल्यू को वो स्टोर कर सकता है, मल्टीपल वैल्यूज को कर सकता है स्टोर, बट उसमें कंडीशन ये है कि उसके डेटा का जो टाइप रहेगा ना वो सेम होना चाहिए, वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि अगर इंटीजर टाइप का डेटा उसमें स्टोर हो रहा है तो मल्टीपल वैल्यूज अगर हैं भी तो सारी मल्टीपल वैल्यूज उसकी
इंटीजर ही होनी चाहिए, या अगर फ्लॉट का कर रहे हैं तो वो फ्लॉट का ही होना चाहिए। अगर चाहेंगे कि इंटीजर और फ्लॉट दोनों एक साथ हो जाए तो वो नहीं होगा, यही इसकी लिमिटेशन भी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। द साइज ऑफ एन एरे इज यूजुअली फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन सो इट कैन नॉट बी चेंज इजिली। ये वाले पॉइंट का मतलब ये हुआ कि एरे का जो साइज होता है, हम लोग जब एरे को डिक्लेयर करते हैं उसी वक्त उसके साइज को फिक्स कर देते हैं और वो फर्दर फिर प्रोग्राम में आगे चेंज नहीं हो सकता है। यही लास्ट वाले पॉइंट का मतलब हुआ। फिर इसका एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल देना चाहिए वो जब भी बोर्ड में आप लिखें एग्जाम, और खास करके मतलब अगर आप लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं तो उसमें एग्जाम्पल जरूर लिखें। चलिए देखते हैं। बोला है कि अगर हम एक एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं इस तरह से, यानी इंट ए और एंगुलर ब्रैकेट में 5, ये एरे डिक्लेयर करने का स्टैंडर्ड तरीका है ना। तो इसमें ये कहने का मतलब है कि जो 5 जो है ना, इसका मतलब ये है कि इस एरे में 5 डेटा वैल्यूज हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इट कैन स्टोर 5 इंटीजर्स वैल्यू बिकॉज इसका जो टाइप हम लोगों ने सेलेक्ट किया है ये है इंट। इंट मीन्स इंटीजर। अगर यहाँ पर रखता मतलब लिखे होते हम लोग कैर, तो ये क्या करता, फिर ये नंबर नहीं करता है स्टोर, फिर ये कैरेक्टर्स मतलब करता है स्टोर, है ना जी। यहाँ पे जो ये नंबर स्टोर कर रहा है ना हम लोग 10, 20, 30, 40, 50, ये नंबर ना होकर यहाँ पर कैरेक्टर रहता है ना, मतलब वो लेटर में रहता। और इसी तरह मतलब अगर फ्लॉट रहता है यहाँ पे तो जो नंबर यहाँ पे है 10, 20, ये 10, 20 ना होके ये फ्रैक्शन नंबर होता, मतलब पॉइंट में नंबर होता हमारा 10.5, 20.10 या कुछ भी, मतलब पॉइंट में नंबर होता। तो यही है क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा हमारा आंसर सॉल्यूशन। आई होप कि ये आपका समझ में आया होगा। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक्सप्लेन द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर एंड इट्स बेसिक ऑपरेशंस। बोल रहा है कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर जो है उसको आपको करना है एक्सप्लेन और उसके बेसिक ऑपरेशन को भी बताना है। तो स्टैक के बारे में तो हमने शॉर्ट टाइप में भी पढ़ा ही है, फिर से हम पढ़ लेते हैं। वहां पर थोड़ा, जो कि वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन था हमारा, तो वहां पर थोड़ा शॉर्ट में लिखा गया था, बट ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन की तरह लिखना होगा, मतलब ज्यादा वर्ड में जवाब देना होगा हमको, बिकॉज ये 5 नंबर का है। अगर ठीक ठाक वर्ड में लिखेंगे आप तो 5 नंबर आपका कोई नहीं काटेगा। प्रॉपर अगर उसको वो डेफिनेशन के साथ और फिर जो फर्दर क्वेश्चन पूछा है वो फिर उसको डिफाइन करके लास्ट में फिर 1 या 2 एग्जाम्पल दे देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आज का हमारा। तो देखिए हम डेफिनेशन पे बात पे जाएंगे, क्योंकि स्टैक तो हमने पहले भी मतलब पढ़ा है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में भी। हम जानते हैं कि स्टैक क्या है हमारा। स्टैक हमारा एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है, डेटा सिर्फ टॉप से इंसर्ट और डिलीट होता है। टॉप के बारे में मैंने बताया आपको कि स्टैक में जो होता है वो सिर्फ एक ही पार्ट होता है उसका, वहीं से वो डेटा होता है पुश भी और वहीं से डेटा होता है पॉप भी। पुश का मतलब बताया था मैंने, अगर स्टैक में डेटा को या स्टैक में किसी एलिमेंट को डालना होगा हमें तो हम पुश ऑपरेशन के थ्रू मतलब उसको डालते हैं। और अगर स्टैक से किसी डेटा को रिमूव करना होगा या किसी एलिमेंट को रिमूव करना होगा तो हम लोग उसके लिए पॉप ऑपरेशन को यूज करते हैं। ये मैंने पहले भी बताया है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में जब मतलब स्टैक आया था तो ये तो पता ही है। तो यहाँ पे ये है कि हाँ, तो और वो दूसरा पॉइंट ये बताया था मैंने कि स्टैक जो है हमारा वो लीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है। लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। मैंने वहां पे भी ड्रॉ करके बताया था आपको स्टैक के, जब पढ़ा रहा था मैं, तो फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आप लोग को रिकॉल हो जाए। ये था स्टैक का मैंने शायद आपको एग्जांपल दिया होगा, रियल लाइफ एग्जांपल, वो वाला जार वाला, कि जार एक मान लीजिए है आपके घर में, उसमें आपको डाल रहे हैं बिस्किट या कुछ भी। तो ये जो आप बिस्किट या जो भी चीज डाल रहे हैं इसके अंदर,
स्टैक में इसको बोलते हैं, इस ऑपरेशन को पुश बोलते हैं, पुश ऑपरेशन, है ना। और अगर इस जार से बिस्किट को निकालना है बाहर, मतलब स्टैक से अगर किसी एलिमेंट को बाहर निकालना है, रिमूव करना है, तो इस ऑपरेशन को हम लोग बोलते हैं पॉप ऑपरेशन। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझने वाली ये है और याद रखने वाली कि देखिए, स्टैक में डेटा जा रहा हो चाहे बाहर निकल रहा हो, दोनों के लिए इसका जो ये है, जो इसका मतलब वे है, वो सिर्फ एक ही वे है। दूसरा वाला वे इसका बंद रहता है। जार का नीचे, जार या कोई डब्बा का भी तो वही सीन रहता है ना, कि उसमें सिर्फ एक ही तरफ से रास्ता होता है, वहीं से हम कुछ उसमें डाल भी सकते हैं, वहीं से कुछ इसको हम लोग बाहर निकाल भी सकते हैं। तो स्टैक में इसको हम लोग बोलते हैं टॉप। ठीक है, टॉप का मतलब क्या होता है, जहां से एलिमेंट को स्टैक में कर रहे हैं हम लोग इंसर्ट, और जहां से स्टैक से हम लोग एलिमेंट को रिमूव कर रहे हैं, उस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं टॉप। ठीक है, टॉप से हम लोग एलिमेंट को स्टैक में इंसर्ट भी कर सकते हैं, और टॉप ही से हम लोग एलिमेंट को स्टैक से रिमूव भी करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमें पता है कि स्टैक में जो बेसिक ऑपरेशन होता है, अच्छा ऑपरेशन के बारे में हम बाद में देख लेंगे, अभी हम इसका डेफिनेशन समझ रहे थे। तो आई होप कि आपको डेफिनेशन समझ में आया होगा। अब जो इसका डेफिनेशन मैंने लिखा है लैंग्वेज में, वो मैं एक बार रीड कर रहा हूँ। स्टैक इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स टेक प्लेस फ्रॉम वन एंड। इसमें कितना एंड, सिर्फ एक ही एंड तो है, यहीं से बिस्किट जार में जाएगा भी, और अगर बिस्किट को जार से निकालना होगा तो हम लोग यहीं से बाहर निकालेंगे भी। तो स्टैक में अगर डेटा डालना होगा या फिर रिमूव करना होगा, उसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही इंट है, और उस इंट को हम लोग बोलते हैं टॉप बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो वही कह रहा है, ए स्टैक इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स टेक प्लेस फ्रॉम वन एंड कॉल्ड टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है, फिर बोल रहा है आगे, स्टैक वर्क्स ऑन लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, विच मीन्स द एलिमेंट इंसर्टेड लास्ट इज रिमूव फर्स्ट। मतलब ये हुआ कि जो एलिमेंट लास्ट में आएगा वो सबसे पहले बाहर होता है। पता था मैंने वहां पे भी आपको। आप इस जार में मान लीजिए बिस्किट रखा आपने, एक बिस्किट हुआ ये, दूसरा हुआ, तीसरा रखा, चौथा रखा, पांचवा रखा, छठा रखा, और ये सातवां रखा। तो सातवां वाला सबसे लास्ट में आया। तो जब इस जार से बिस्किट को निकालना होगा तो फर्स्ट वाला सबसे पहले निकलेगा? नहीं निकलेगा, उससे पहले हमको ये 6 बिस्किट को पहले बाहर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले कौन बाहर आएगा? सबसे पहले जो सबसे लास्ट में रखा है हम लोगों ने 7वां नंबर वाला बिस्किट, वो सबसे पहले बाहर आएगा। तो भाई सेम यहाँ पे भी प्रिंसिपल है इसका, सेम लाइक ऐसे ही जार बिस्किट वाला जो मैं दे रहा हूँ एग्जाम्पल, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आप इजिली समझ पाएं और उसको स्टैक से कनेक्ट कर पाएं। तो यहाँ पे भी वही सेम बात बोल रहा है कि स्टैक वर्क्स इन लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, विच मीन्स द एलिमेंट इंसर्टेड लास्ट इज रिमूव फर्स्ट। जो एलिमेंट लास्ट में जा रहा है वो पहले बाहर होता है, जब वो रिमूव करना होगा तो वो सबसे पहले सबसे लास्ट में जो गया है एलिमेंट वही सबसे पहले बाहर होगा, है ना। तो बस वही लिखी हुई है यहाँ पे भी बात। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि स्टैक हमारा कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये है हाउ स्टैक वर्क्स। इन ए स्टैक एलिमेंट्स आर एडेड एंड रिमूव्ड ओनली फ्रॉम द टॉप पोजीशन। यहाँ पे मैंने बताया है, फिर से बता रहा हूँ, स्टैक में एलिमेंट को अगर ऐड करना होगा या एलिमेंट को रिमूव करना होगा, दोनों कहाँ से होता है? तो उसका एक ही पोजीशन है, उसको हम लोग बोलते हैं टॉप। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट है, वी कैन नॉट इंसर्ट और डिलीट एलिमेंट्स फ्रॉम द मिडिल और बॉटम ऑफ द स्टैक। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि स्टैक में हम जानते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही ये है, हमारे पास जो प्लेस है एलिमेंट को
स्टैक में डालने का या मतलब बाहर निकालने का, उसको हम लोग टॉप कहते हैं। तो अगर हम तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग स्टैक के मिडिल या बॉटम ऑफ द स्टैक से कोई भी एलिमेंट को बाहर निकाल नहीं सकते हैं, ना ही किसी भी एलिमेंट को स्टैक के हम लोग मिडिल या बॉटम से डिलीट कर सकते हैं। यही मतलब है इस लाइन का। लास्ट वाली जो पैराग्राफ है वो पढ़ते हैं। ड्यू टू दिस रिस्ट्रिक्शन स्टैक इज वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट एंड मैनेज। और इसी रिस्ट्रिक्शन की वजह से स्टैक को इम्प्लीमेंट करना बहुत ही आसान है और मैनेज है। ठीक है, मैनेज करना और उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान माना है। चलिए, अब क्वेश्चन में था, जो नेक्स्ट पार्ट था क्वेश्चन में, वो था बेसिक ऑपरेशन इसका बताना था हम लोग को। तो इसका बेसिक ऑपरेशन देखते हैं हम लोग फटाफट। बेसिक ऑपरेशंस ऑफ स्टैक। तो चलिए देखते हैं। स्टैक में बेसिक ऑपरेशन जो होता है वो 5 होता है। ठीक है, 5 को हम लोग देखेंगे वन बाय वन। पहला है पुश ऑपरेशन। तो पुश ऑपरेशन का इस्तेमाल हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। जब भी एलिमेंट को टॉप पे डालना होगा, यानी टॉप जो स्टैक का है यहां से लेकर डालना होगा हम लोग को वो किसी भी एलिमेंट को स्टैक में, तो हम लोग क्या करते हैं, पुश ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो वही कह रहा है यहाँ पे, पुश में भी दिस ऑपरेशन इज यूज्ड टू इंसर्ट एन एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉप ऑपरेशन। ये क्या है, सेम पुश का ये है अपोजिट है। ठीक है, पुश क्या करता है, स्टैक में अगर कोई एलिमेंट डालना होगा तो हम लोग पुश ऑपरेशन यूज करेंगे ऐसे, और अगर उसी एलिमेंट को निकालना होगा तो हम लोग पॉप का इस्तेमाल करते हैं, पॉप ऑपरेशन का। तो बोल रहा है दिस ऑपरेशन इज यूज टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। देखिए यहाँ पे फिर से ये चीज मतलब रिपीट हो रही है समझने के लिए, कि अगर इंसर्ट करना हो रहा है हम लोग को तो भी टॉप ऑफ द स्टैक से कर रहे हैं, अगर रिमूव करना हो रहा है हम लोग तो भी हम लोग टॉप ऑफ द स्टैक से ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही पोजीशन है ही जहां से हम लोग डेटा को इंसर्ट भी करा सकते हैं, वहीं से हम लोग डेटा को रिमूव भी करना होता है हम लोग। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है इसका थर्ड ऑपरेशन जो इसका है उसको बोलते हैं टॉप ऑपरेशन। तो टॉप का काम तो पता है, जहां से डेटा इंसर्ट होता है और डिलीट होता है, तो वही वो है यहाँ पे। दिस ऑपरेशन इज यूज्ड टू व्यू द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक विदाउट रिमूविंग इट। टॉप ऑपरेशन का यूज हम लोग तब करते हैं जब हम लोग को टॉप एलिमेंट को व्यू करना होता है। ठीक है, विदाउट रिमूविंग मतलब उसको बगैर रिमूव किए, सिर्फ देखना है अगर हमको कि टॉप में कौन सा एलिमेंट है, तो टॉप ऑपरेशन को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा वो है इज एम्प्टी। ठीक है, ये साथ में ऐसे ही लिखने का ये तरीका है, क्योंकि ये 2 वर्ड है। तो आई एस इज का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, और फिर जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा इसका भी फर्स्ट लेटर जो है यानी ई भी हमारा कैपिटल होना चाहिए। तो इसको लिखने का तरीका यही है। ठीक है, चलिए, ये काम क्या है इसका, तो इट चेक्स वेदर द स्टैक इज एम्प्टी और नॉट है NOT। चलिए, तो ये जो हमारा ऑपरेशन है ये चेक करता है कि स्टैक खाली है या नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला 5 जो 5th नंबर ऑपरेशन है हमारा वो है इज फुल। तो इसमें भी 2 वर्ड है, तो इसका फर्स्ट लेटर जो आई है ये होगा कैपिटल लेटर में, और फुल का फर्स्ट लेटर F होगा कैपिटल लेटर में। इसको लिखने का तरीका यही है। चलिए, तो इसका काम क्या है देखते हैं। इसका काम है इट चेक्स वेदर दी स्टैक इज फुल और नॉट, बट ये दोनों का तब तो सेम हो जाएगा ना, लेकिन दोनों में फर्क है। फर्क ये है कि इन केस ऑफ एरे इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ लिखा हुआ यही, सिर्फ अगर स्टैक को एरे के थ्रू हम लोग कर रहे हैं इम्प्लीमेंट, तो इस फुल को जो ये ऑपरेशन है हमारा इसको यूज करते हैं हम लोग ये चेक करने के लिए कि स्टैक फुल है या नहीं है। इसको चेक करने का यूज है हमारा कि स्टैक खाली है या नहीं है, और ये वाले को हम लोग ये चेक करते हैं कि स्टैक फुल है या नहीं है। इसको याद रखिएगा, बस यही इसका बेसिक ऑपरेशन था हमारा। आई होप के क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है वो भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है इसमें, तो कमेंट सेक्शन में जब भी आप ये वीडियो वॉच करेंगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए हमें, ताकि हम आपकी
उस डाउट को या कंफ्यूजन को दूर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के क्लास की जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी, वो है क्वेश्चन नंबर 3, यानी ये रही क्वेश्चन। बोल रहा है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी की एंड इट्स रोल इन ए डेटाबेस। ये क्वेश्चन हमारा है डेटाबेस का। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्राइमरी की के कॉन्सेप्ट को बताना है और उसका रोल क्या होता है डेटाबेस में, उसको भी बताना है। दो क्वेश्चन है इसमें भी। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट क्या है उसको बताएंगे, उसको डिफाइन करेंगे। उसके बाद फिर हम उसका रोल देखेंगे कि प्राइमरी की का रोल क्या होता है डेटाबेस में। चलिए देखते हैं। पहले इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम। ए प्राइमरी की इज ए स्पेशल फील्ड इन ए डेटाबेस। प्राइमरी की क्या है, डेटाबेस में एक स्पेशल फील्ड का नाम है। डेटाबेस टेबल विच इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड। इसको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में भी मैंने समझाया है आपको। प्राइमरी की का इस्तेमाल हम लोग किसी भी डेटाबेस टेबल के फील्ड को वो रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। यानी मान लीजिए कोई टेबल है हमारा, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट वो नाम का टेबल हमने बनाया डेटाबेस में। ठीक है, स्टूडेंट के रिकॉर्ड को रखने के लिए। इसमें डिफरेंट हमारा रो और कॉलम है। टेबल तो वही होता है, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो इस टेबल का नाम है मान लीजिए स्टूडेंट नाम का। मान लीजिए किसी स्कूल, आपके स्कूल में जितने स्टूडेंट हैं उसके के रिकॉर्ड को हम लोग डेटाबेस में फिल कर रहे हैं। तो उसके लिए जो टेबल बना है उस टेबल का नाम हमने रखा है स्टूडेंट टेबल, ताकि जब मल्टीपल टेबल रहेंगे तो हम नाम से पहचान जाए कि हाँ स्टूडेंट टेबल का मतलब इसमें स्टूडेंट का रिकॉर्ड होगा। चलिए, तो अब देखिए कि इसमें डिफरेंट उसका रिकॉर्ड होगा स्टूडेंट का। मान लीजिए 100 स्टूडेंट है, तो 100 स्टूडेंट का वो डिफरेंट मतलब वो एट्रीब्यूट होगा, उसका फील्ड होगा। लाइक नाम होगा उसका, फिर नाम में भी मतलब वो 2 नाम होता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फिर फादर नेम होता है, फिर वो डीओबी होता है, फिर रोल नंबर होता है। तो हो सकता है कि किसी स्टूडेंट के अगर नाम पे हम लगा दें प्राइमरी की, तो नाम सेम हो सकता है ना। नाम एक स्टूडेंट 2 स्टूडेंट का सेम हो सकता है। तो अगर किसी टेबल में किसी रिकॉर्ड को हमको वो यूनिकली आइडेंटिफाई करना होता है, तो हमें पता है कि हम उसमें प्राइमरी की लगाते हैं। तो प्राइमरी की जब लगाना होता है तो हम उस फील्ड में लगाते हैं जो फील्ड किसी रिकॉर्ड में यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है। लाइक स्टूडेंट तो बहुत सारा है, नाम मान लीजिए एक नाम का 2 स्टूडेंट हो सकता है, मतलब वो किसी क्लास में। बट जो रोल नंबर होता है उसका, रोल नंबर क्या होता है किसी भी स्टूडेंट का, यूनिक रहता है। मतलब अगर रोल नंबर 1 किसी का है तो वो सेम क्लास में रोल नंबर 1 किसी का नहीं रहेगा। तो रोल नंबर जो फील्ड है हमारी, जो हमारा वो है, उसमें हम लोग प्राइमरी के लगा देंगे। तो क्या होगा, अगर बाय मिस्टेक हम कोई डेटा अगर कर रहे हैं इनपुट रोल नंबर 1 अगर फिर से लिख देंगे रोल नंबर 2 वाले में, तो वहां पे आ जाएगा एरर। वो नहीं होने देगा इनपुट रोल नंबर 1। वो बताएगा कि मतलब रोल नंबर 1 जो है वो आपका ऑलरेडी इसमें है। तो प्राइमरी की का इस्तेमाल जो है, यूज जो है वो यही है कि वो डुप्लीकेसी से मतलब बचाता है, रोकता है, और वो किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हम लोग की मदद करता है। आई होप कि आपका समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। इट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ ए डेटा इन ए डेटाबेस। इसको शॉर्ट में मैंने डीबी लिखा है, डेटाबेस। ठीक है, ये कह रहा है कि प्राइमरी की जो है वो किसी भी डेटाबेस में डेटा की एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में बहुत बहुत अहम भूमिका वो निभाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, ए प्राइमरी की मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यूज। प्राइमरी की में यूनिक वैल्यू होना चाहिए। मतलब अगर एक डेटा आपके रो में अगर है किसी एक स्टूडेंट के रो में, तो वो डेटा दूसरे स्टूडेंट के रो में नहीं होना चाहिए। जस्ट लाइक रोल नंबर। रोल नंबर हर स्टूडेंट का यूनिक रहता है। हम लोग रोल नंबर के बेस पे स्टूडेंट को मतलब वो करते हैं,
आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। और दूसरा इसमें ये है कि प्राइमरी की अगर किसी फील्ड में लगा हुआ है तो उसकी वैल्यू जो है वो नल नहीं होनी चाहिए। नल का मतलब उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, खाली आप कोई फील्ड नहीं छोड़ सकते हैं उसमें। और नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि नो टू रिकॉर्ड्स इन ए टेबल कैन हैव द सेम प्राइमरी की वैल्यू। ये कह रहा है कि एक टेबल के रिकॉर्ड में दो वैल्यू सेम प्राइमरी की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ए टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। एक टेबल में सिर्फ एक प्राइमरी की ही होनी चाहिए, बट दैट की में कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फील्ड। लेकिन वो जो की है वो एक या एक से ज्यादा फील्ड मिलके बन सकती है। आई होप कि प्राइमरी की का जो ये डिफिनेशन और कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा। अब जो इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, यानी जो ये बोल रहा था कि एंड इट्स रोल इन ए डेटाबेस, तो हम अब उसको पढ़ेंगे कि प्राइमरी की का रोल क्या होता है। चलिए, रोल ऑफ ए प्राइमरी की। फर्स्ट पॉइंट, इसको मैंने पॉइंट वाइज दिखाया ताकि इसको समझना और याद करना आपके लिए आसानी हो। चलिए फर्स्ट पॉइंट है इसका, इट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन ए टेबल। यानी प्राइमरी की का इस्तेमाल हम लोग का मतलब वो क्या रोल है इसका कि प्राइमरी की जो है वो टेबल में ईच रो यानी हर एक रो को यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई यानी पहचानने में मदद करता है। दूसरा पॉइंट इसका, इट हेल्प टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्ड। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि प्राइमरी की जो है वो डुप्लीकेशन मतलब एक ही डेटा अगर दो बार है या मतलब रहे तो ये डुप्लीकेट डेटा को रोकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसका है, इट मेंटेन्स डेटा इंटीग्रिटी इन द डेटाबेस। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि ये डेटाबेस में डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। डेटा इंटीग्रिटी क्या है, ये जब डेटाबेस वाले वो लेक्चर में ये कवर होगा, वहाँ यहाँ पर बताएंगे तो फिर ये वीडियो और लंबी हो जाएगी। अभी के लिए समझिए कि प्राइमरी की का ये भी रोल है कि प्राइमरी की हमारा डेटाबेस में डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका, इट इज यूज्ड टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टेबल। अगर मल्टीपल टेबल है हमारे प्रोजेक्ट में, ठीक है, तो दो टेबल या डिफरेंट टेबल के बीच में रिलेशनशिप को भी ये क्रिएट करता है। हम लोग प्राइमरी की मदद से ही करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इट मेक्स सर्चिंग, अपडेटिंग एंड डिलीटिंग डेटा फास्टर एंड मोर इफिशिएंट। यहां पर हमारा एग्जांपल ये कह रहा है कि हमारे पास एक टेबल है, मान लीजिए स्टूडेंट नाम का टेबल है, वही जो मैंने अभी आपको ऊपर एग्जांपल दिया है कि रोल नंबर जो होता है ना, रोल नंबर कैन बी यूज्ड एज ए प्राइमरी की बिकॉज इट इज यूनिक फॉर एवरी स्टूडेंट। हमारे पास अगर स्टूडेंट नाम का टेबल जो मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दिया था यहाँ पे जब मैं समझा रहा था, यहाँ पे इस स्टूडेंट नाम के टेबल में बहुत सारा रिकॉर्ड रहेगा, स्टूडेंट का नाम, पता, रोल नंबर, एड्रेस, फादर्स नेम, है ना, वो DOB सब रहता है। तो सबसे यूनिक जो होता है किसी भी स्कूल का डेटा, किसी भी स्टूडेंट का डेटा, वो होता है उसका रोल नंबर। तो रोल नंबर जो होता है, रोल नंबर कैन बी यूज्ड एज ए प्राइमरी की बिकॉज इट इज यूनिक फॉर एवरी स्टूडेंट। ये इसका एग्जांपल है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया या कोई टर्म इसमें टफ लगा आपको तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 आज का। ये है, व्हाट इज बूलियन अलजेब्रा एंड एक्सप्लेन इट्स बेसिक ऑपरेशन विथ एग्जाम्पल। इसमें भी 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि आपको बूलियन अलजेब्रा को डिफाइन करना है, क्या होता है वो। दूसरा है कि एक्सप्लेन इट्स बेसिक ऑपरेशंस विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ आपको इसके बेसिक ऑपरेशन को समझाना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम कि जो इसका डिफिनेशन होता है कि ये होता क्या है, पहले हम वो देखेंगे, फिर हम उसके बेसिक ऑपरेशन को विथ एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए देखते हैं। बूलियन अलजेब्रा इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स यूज्ड इन कंप्यूटर साइंस टू वर्क विथ लॉजिकल वैल्यूज। बोल रहा है कि हमारा जो बूलियन अलजेब्रा है वो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, एक शाखा है, जिसको हम लोग कंप्यूटर साइंस में यूज करते हैं। तो क्या मतलब काम क्या होता है इसका
टू वर्क विथ लॉजिकल वैल्यूज। लॉजिकल वैल्यूज के साथ हम लोग बूलियन अलजेब्रा को इस्तेमाल करते हैं। इट डील्स विथ ओनली टू वैल्यूज। हमारा जो बूलियन अलजेब्रा होता है ये सिर्फ दो वैल्यूज के साथ ही काम करता है, डील करता है। पहला है 1 यानी ट्रू, दूसरा है 0 यानी फॉल्स। बूलियन जो वैल्यूज होती है वो सिर्फ दो ही होती है, एक 0 दूसरी 1। 0 मीन्स फॉल्स, 1 मीन्स ट्रू। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, बूलियन अलजेब्रा इज मेनली यूज्ड इन डिजिटल सर्किट्स, लॉजिक गेट्स एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। बोल रहा है कि बूलियन अलजेब्रा का जो मेनली जो ये यूज होता है वो या तो डिजिटल सर्किट में यूज होता है, या फिर लॉजिक गेट बनाने में यूज होता है, या फिर कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को करने में यूज किया जाता है। ये रही इसकी बेसिक डेफिनेशन। ठीक है। अब हम देखेंगे कि बेसिक ऑपरेशन जो होता है इसका वो क्या क्या है। चलिए देखते हैं। बेसिक ऑपरेशंस ऑफ बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा हैज 3 बेसिक ऑपरेशंस। बोल रहा है कि बूलियन अलजेब्रा में 3 बेसिक ऑपरेशन होते हैं। आइए देखते हैं। पहला है एंड। हम लोग एंड जो इसका ऑपरेशन है उसको हम लोग डॉट सिंबल से इसको जानते हैं या वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। चलिए वो देखते हैं हम लोग। इसका डेफिनेशन ये है, या जो इसका यूज है वो ये है कि द रिजल्ट ऑफ एंड ऑपरेशन इज 1 ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर 1। हम जानते हैं कि जो हमारा इसमें इनपुट होता है वो कम से कम 2 रहता है। ठीक है। तो जो हमारा ये वाला ऑपरेशन होता है ना, इसमें अगर ऑपरेशन में दोनों जो हमारा रहेगा इनपुट वो अगर 1 रहेगा तभी जो उसका आउटपुट रहेगा वो 1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी A है 1 और B भी है 1, तो दोनों इनपुट जो आपका है वो 1 1 है, तभी जो हमारा जब हम करेंगे इसको A एंड B है ना, क्योंकि हम लोग एंड ऑपरेशन को डॉट सिंबल से वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो A डॉट B लिखेंगे तो चूंकि हमारा दोनों इनपुट 1 1 था इसलिए हमारा आउटपुट जो है वो आएगा 1। अगर इसमें से कोई भी एक इनपुट जो है वो 0 रह जाता है तो देखिए हमारा जो ऑपरेशन होगा A डॉट B का वो हो जाएगा 0। मतलब ये हुआ कि अगर दोनों ट्रू रहेगा, अगर एंड ऑपरेशन में दोनों वैल्यू ट्रू रहेगी तभी हमारा आउटपुट ट्रू होगा। ठीक है। अगर कोई एक भी वैल्यू फॉल्स हो गई तो हमारा आउटपुट जो है वो फॉल्स हो जाएगा। यही है एंड ऑपरेशन का सिस्टम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा और। इस ऑपरेशन को हम लोग प्लस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। चलिए इसका जो फंडा है वो ये है, द रिजल्ट ऑफ और ऑपरेशन इज 1 इफ एनी वन इनपुट इज 1। यहां पे था कि दोनों 1 होना चाहिए, दोनों वैल्यू ट्रू होना चाहिए तभी ये ट्रू होगा। कोई भी एक वैल्यू अगर फॉल्स हुई तो ये फॉल्स हो जाएगा। बट और में ऐसा नहीं। और में ये है कि अगर कोई भी एक इनपुट ट्रू रहा तो आपका आउटपुट जो है वो ट्रू रहेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, A की वैल्यू है 0 और B की वैल्यू है 1, मतलब A हमारा फॉल्स है, B ट्रू है, तो इसका जो ऑपरेशन होगा यानी A और B, हम लोग और को प्लस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो A और B जो होगा हमारा वो होगा 1, बिकॉज इसमें जो मतलब इसका वो है रिक्वायरमेंट है कि कम से कम एक भी इनपुट हमारा 1 होना चाहिए। तो एक इनपुट 1 है यहाँ, तो इसलिए हमारा इसका आउटपुट 1 आया। बट यहाँ देखिए इसमें दोनों वैल्यू 0 है, इसकी दोनों फॉल्स हैं, तो जो हमारा ये है इसके लिए कम से कम एक इनपुट जो है, इफ एनी इनपुट इज 1, कोई भी एक इनपुट 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे दोनों 0 फॉल्स है, इसीलिए इसका जो आउटपुट है वो 0 आया है। आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा आपको।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका पॉइंट नंबर 3। थर्ड ऑपरेशन जो इसका है वो है नॉट। नॉट को जो सिंबल है इसका वो बार है। बार मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा आप लोग, कॉम्प्लीमेंट भी इसको बोलते हैं। देखिए नॉट नाम से ही लग रहा नहीं, तो ये क्या करता है ना, दी नॉट ऑपरेशन रिवर्स दी इनपुट वैल्यू। ये डायरेक्ट क्या करता है, इनपुट जो भी रहेगा उसको रिवर्स कर देगा। इनपुट अगर ट्रू रहेगा तो नॉट लगाने के बाद वो हो जाएगा फॉल्स, अगर इनपुट फॉल्स रहेगा तो वो हो जाएगा ट्रू। फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू अगर 1 रहेगी तो अगर ए नॉट करेंगे, तो वो हो जाएगा 0। अगर ए की वैल्यू 0 है तो ए नॉट करने पे क्या हो जाएगा, सेम उसका रिवर्स। बहुत आसान है ये याद रखने के लिए। आसान तो खैर वो दोनों भी है, बट ये चूंकि ये सेम उसका वो रिवर्स कर देता है वैल्यू को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट इसमें नहीं है, चूंकि बेसिक ऑपरेशन की बात कर रहा था। होता तो मतलब और भी है, नैंड और नॉर भी होता है, बट यहाँ पर सिर्फ बेसिक ऑपरेशन की बात हुई थी तो इसलिए सिर्फ 3 ही बेसिक ऑपरेशन इसके होते हैं। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये यहाँ से अब फिर से C++ का प्रोग्रामिंग जो पार्ट है वो शुरू हो गया, जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट इज फंक्शन इन C++ एंड एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स विद एन एग्जांपल। बोल रहा है कि C++ में फंक्शन किसको बोलते हैं, क्या होता है फंक्शन, और इसकी कंपोनेंट को इसके एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल। उदाहरण देकर इसके कंपोनेंट को समझाना है। चलिए देखते हैं। बहुत ही इसको मैंने जो होता है आपका इजी लैंग्वेज में मैंने इसको नोट्स को बनाया है, ताकि आपको समझना और आपको याद रखना बहुत आसान रहे आपके लिए। बुकिश लैंग्वेज नहीं किया है मैंने इसमें, क्योंकि सम टाइम्स क्या होता है कि बुकिश लैंग्वेज थोड़ी टफ रहती है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है इसका जवाब। पहले हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे, फिर उसको देखेंगे कि उसका बेसिक जिसका कंपोनेंट क्या क्या होता है। चलिए देखते हैं। ए फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड। पहले भी मैंने बताया शॉर्ट टाइप में भी कि ये वाला क्वेश्चन आया था, वहाँ पर भी मैंने आपको फंक्शन बताया था। उसमें मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिया था, वो वाला शादी वाला। शादी मतलब जो है वो एक फंक्शन की तरह हो गया। फिर उसमें वो डिफरेंट मतलब प्रोग्राम होते हैं शादी से पहले, लाइक हल्दी, मेहंदी, है ना, संगीत वगैरह। तो वो सारा जो प्रोग्राम हुआ, हल्दी, मेहंदी, संगीत और जो भी सब होता है, सब प्रोग्राम उसका वो क्या है, वो सब मिला के जो शादी होती है, शादी मेन फंक्शन होता है। तो यहाँ पे इसका देखते हैं हम लोग डेफिनेशन क्या है। ए फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन एक क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड को बोलते हैं। ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब कि अगर कोई कोड बहुत सारा लिखा हुआ है ना, मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड्स है, मल्टीपल लाइन ऑफ कोड को हम लोग बोलते हैं ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, तो ए फंक्शन इज द ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक टास्क, यानी किसी खास किस्म के टास्क को परफॉर्म कराने के लिए हम लोग फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज्ड टू क्रिएट इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग स्टेटमेंट। इसका मतलब समझिए। इसका मतलब ये है कि फंक्शन का जो यूज है वो अगर फंक्शन नहीं रहता है तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक स्टेटमेंट को अगर बार बार रिपीट करना है, बार बार उसको ज़रूरत है कहीं प्रोग्राम है, मान लीजिए मतलब वो 10-15 लाइन का कोड है वो किसी ऑपरेशन का, वो आपके प्रोग्राम में या आपके प्रोजेक्ट में कम से कम 20 बार यूज़ करना है आपको। तो फंक्शन अगर नहीं रहेगा, फंक्शन अगर मतलब आप उसमें फंक्शन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये करना होगा तो कि उसको 10 लाइन जो है जहाँ जहाँ उसका यूज़ होगा वहाँ वहाँ आपको उठा के उसको लिखना होगा या मतलब कॉपी पेस्ट करना होगा। तो उसकी जगह पर फंक्शन आया है, वही बोल रहा है इट इज़, ताकि आपको वो सेम जो रिपीट करने वाला जो स्टेटमेंट है ना, जो आपको बार बार हर जगह लिखना है, वो रिपीट ना करके आप उसकी जगह पर आप एक फंक्शन बना दें और फिर फंक्शन को जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत होगी एक लाइन लिख के उसको सिर्फ कॉल कर दीजिएगा। तो आपको जो क्या फ़ायदा होगा कि आप जो 10 लाइन लिखते जो रिपीट करते बार बार जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ रही है उसकी, वो आप उससे बच जाएंगे। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो लाइन ऑफ कोड रहेगा प्रोग्राम का वो कम होगा
कोड कम होगा तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने में फास्ट मतलब होगा, फास्ट वो करता है मतलब एग्जीक्यूट, अगर मतलब वो लेस लाइन का रहता है कोड तो। ठीक है, तो वही के तो जहाँ पे पर मतलब वही बात कह रहा है कि इट इज यूज टू क्रिएट इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग स्टेटमेंट्स, दैट मीन्स क्रिएशन ऑफ फंक्शन अवॉइड्स द रिपीटेशन ऑफ कोड। ये मतलब हुआ कि इसका इस्तेमाल, फंक्शन का इस्तेमाल हम लोग क्या कहाँ करते हैं, रिपीटिंग स्टेटमेंट की जगह पे, इंस्टेड ऑफ। ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ कि क्रिएशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन को बनाने का ये फायदा होता है कि इट्स अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ द कोड। ये वैसा कोड जो बार बार कहीं कहीं रिपीट हो रहा है, यूज हो रहा है, उस रिपीटेशन वाले कोड को बार बार रिपीट होने से बचाने के लिए हम लोग फंक्शन को बनाकर उसको यूज करते हैं हम लोग। तो उससे फायदा होता है कि हमारा कोड जो है वो लाइन ऑफ कोड कम होता है, प्रोग्राम की जो लाइन रहती है वो मतलब लेंथ कम हो जाती है, जिससे हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, विच रिड्यूस द लेंथ ऑफ द प्रोग्राम एंड मेक्स द एग्जीक्यूशन, यहाँ पे छूट गया था इसलिए मैंने ऊपर लिखा है, विच मेक्स द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स फास्ट। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे प्रोग्राम का जो लेंथ होता है, लाइन ऑफ कोड कम हो जाता है, और लाइन ऑफ कोड कम होने की वजह से प्रोग्राम हमारा ज्यादा तेज एग्जीक्यूट होता है, रन होता है। ठीक है, चलिए अब जो इसका जो मतलब एक और जो ये है, मतलब इसके फंक्शनैलिटी बोलिए या जो इसकी खासियत बोलिए, वो ये है कि फंक्शन प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ कोड रीयूजेबिलिटी। यानी आप एक बार फंक्शन बना दिए, अब उस फंक्शन में जो भी आपने परफॉर्म कराया है टास्क, उसको जहां जहां चाहेंगे आप वहां वहां यूज कर लेंगे। मतलब एक बार कोड लिखा आपने और उसको कई बार आप उसको रीयूज कर सकते हैं। तो फंक्शन का फायदा ये भी है हमारा कि कोड रीयूजेबिलिटी हमें यहाँ पे मिलती है। चलिए, ये था हमारा फंक्शन का डेफिनेशन। अब हम ये देखेंगे कि फंक्शन का कंपोनेंट क्या क्या है उसके एग्जाम्पल के साथ। चलिए देखते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ ए फंक्शन इन ए C++। ए फंक्शन मेनली हैज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। कौन कौन सा कंपोनेंट्स हैं? तो पहला है इसमें फंक्शन डिक्लेरेशन। सबसे पहले क्या करते हैं, हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, देखते हैं, फर्स्ट पार्ट में मैंने लिखा है इसको, इट टेल्स द कंपाइलर अबाउट द फंक्शन नेम, रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर। जब भी कोई फंक्शन बनाना होता है, सबसे पहले हम लोग फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। उसका फायदा ये होता है कि ये कंपाइलर को बताता है कि फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन किस जो इसमें डेटा टाइप जो यूज किया गया है उसका वो रिटर्न टाइप क्या है, और उसका पैरामीटर क्या है। पैरामीटर को अभी आगे समझाएंगे हम क्या मतलब होता है पैरामीटर का। चलिए नेक्स्ट है हमारा फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन को डिक्लेयर करने के बाद अब फंक्शन को हम लोग बॉडी जो पार्ट होता है उसका कि क्या क्या टास्क परफॉर्म करवाना है हमको, वहां पे हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। तो उसी को बोलते हैं हम लोग फंक्शन डेफिनेशन। तो ये बोला है कि इट कंटेन्स द एक्चुअल बॉडी ऑफ द फंक्शन वेयर द टास्क इज परफॉर्म। मैंने अभी पहले भी कहा कि फंक्शन डेफिनेशन में हम लोग फंक्शन में उस फंक्शन से क्या टास्क परफॉर्म करवाना है हम लोग को, वो हम लोग फंक्शन की बॉडी में लिखते हैं। उसी को बोलते हैं हम लोग फंक्शन डेफिनेशन। मतलब फंक्शन को उसमें हम लोग वो डिफाइन करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर हमको 2 नंबर को जोड़ने का एक फंक्शन अगर बनाना है, तो हमने अगर ऐड नाम का फंक्शन बनाया है, उसके अंदर जो उसका लॉजिक है जोड़ने का, वो हम लोग उसमें वहां पे वो डिफाइन करते हैं। तो वो डिफाइन कहाँ करते हैं? फंक्शन बॉडी के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा फंक्शन कॉल। फंक्शन को डिक्लेयर भी कर दिया, फंक्शन को डिफाइन भी कर दिया कि क्या काम करवाना है उससे। अब आया बारी फंक्शन को कॉल करने का, उसको कहाँ यूज करना है, वहां पे उसको कॉल करना होता है हमको। इट इज यूज टू एग्जीक्यूट द फंक्शन फ्रॉम मेन प्रोग्राम। ठीक है, फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, जहां पे भी हम लोग को इसको यूज करना होता है। अब आई बारी रिटर्न टाइप की। इट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ वैल्यू ऑफ द फंक्शन रिटर्न आफ्टर एग्जीक्यूशन।
रिटर्न टाइप का मतलब ये होता है कि अगर हमने जिस भी रिटर्न टाइप का यूज किया है फंक्शन में, फंक्शन नेम से पहले, वो ये स्पेसिफाई करता है कि फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होने के बाद जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो किस टाइप का करेगा। ठीक है, अगर इंटीजर टाइप हमने यूज किया है तो एग्जीक्यूशन के बाद जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा वो हमारा इंट वैल्यू टाइप रहेगा। उसी तरह अगर फ्लॉट रहेगा तो वो फ्लॉट टाइप का मतलब रिटर्न करेगा वैल्यू, वाइस वर्सा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पैरामीटर, इसी को बोलते हैं हम लोग आर्गुमेंट। यहाँ पे जो मैं बोल रहा था कि आप आगे बताएंगे था ना यहाँ पैरामीटर, चलिए देखते हैं। पैरामीटर को ही हम लोग आर्गुमेंट भी बोलते हैं। दीज आर दी वैल्यूज पास टू द फंक्शन टू परफॉर्म ऑपरेशन। इसको हम लोग आगे एग्जाम्पल में और अच्छे से समझेंगे अभी, बस जस्ट वो इसके बाद ही एग्जाम्पल। यहाँ पे समझ लीजिए कि आर्गुमेंट या पैरामीटर वो सेम ही होता है। पैरामीटर को ही हम लोग आर्गुमेंट भी बोलते हैं और इसके थ्रू हम लोग फंक्शन में फंक्शन को ऑपरेशन परफॉर्म के लिए वैल्यू पास करते हैं, उसी को हम लोग पैरामीटर बोलते हैं या फिर आर्गुमेंट बोलते हैं। अभी एग्जाम्पल में समझते हैं इसको। चलिए एग्जाम्पल इसका, मान लीजिए हम लोगों को दो नंबर को जोड़ना है, उसके लिए हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया है, उसका नाम रख दिया ऐड। अब आपको आएगा होगा ये माइंड में कि दो नंबर को जोड़ना है, ये तो बहुत आसान काम है, तो उसके लिए फंक्शन क्यों बनाया। इसके लिए फंक्शन इसलिए बनाया है, मान लीजिए ये एडिशन करने वाला जो ये टास्क है ये आपके किसी प्रोजेक्ट में 50 बार करना है आपको, तो आप फंक्शन नहीं बनाएंगे तो 50 बार आपको सेम कोड लिखना पड़ेगा। इंट आई a=10 या जो भी मतलब वैल्यू अगर साइन कर रहे हो तो ठीक है, मतलब अगर वहां से लेना है जिधर से तो मतलब वो भी करना पड़ेगा, मतलब उसका कोड लिखना पड़ेगा आपको, मतलब प्रॉपर 5-6 लाइन का कोड होगा जो भी होगा। बट अगर आप फंक्शन बना लेंगे तो ये देखिए सिर्फ 3 लाइन में बन गया, 1 2 3। तो ये फायदा होता है फंक्शन बनाने से। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि इसमें किसको आर्गुमेंट बोलते हैं, किसको मतलब वैल्यू रिटर्न कैसे करता है वो समझेंगे इसमें हम विद एग्जांपल। चलिए, इंट जो है हमारा वो क्या है, रिटर्न टाइप है। मतलब ये कि हम जो वैल्यू इसमें दे रहे हैं, दो नंबर देंगे ना इसको जोड़ने के लिए, तो नंबर देंगे यानी कोई नंबर देंगे, मान लीजिए 1 दिया, अब बी में दिया 5 या 7 या 2, मतलब कुछ भी। तो ये जो नंबर जा रहा है हमारा ये किस टाइप का है, ये है हमारा इंटीजर टाइप का है ना। तो इसीलिए फंक्शन से पहले हमने रिटर्न टाइप जो दिया है इसका वो दिया इंट। वही यहाँ लिखा है कि इंट क्या है हमारा, इंट है हमारा रिटर्न टाइप। अब ऐड क्या है, तो ऐड हमने फंक्शन का नाम दे दिया। फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हैं आप अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से नाम दे सकते हैं, आप अपना नाम भी रख सकते हैं। अब ये जो है ना इसी को बोलते हैं पैरामीटर हम लोग। जो ए और बी जो है जो वैल्यू पास हुई है इसकी, इसी को बोलते हैं हम लोग पैरामीटर या फिर आर्गुमेंट। ए और बी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो लॉजिक है ए प्लस बी, तो यहां से वैल्यू पास कराएंगे ना हम। जैसे फंक्शन रिटर्न ये होगा एग्जीक्यूट होगा तो ए और बी की वैल्यू मांगेगा, हम ए और बी के मतलब वैल्यू देंगे पैरामीटर के थ्रू, फिर ये जाएगा रिटर्न होके हमको ए और बी की वैल्यू को जोड़ के जो भी वैल्यू आएगी वो हमको रिटर्न करेगा। तो यहाँ जो ये था रिटर्न टाइप 4th नंबर वाला, ये समझ में आया क्या था ये। इट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ वैल्यू ऑफ द फंक्शन रिटर्न आफ्टर एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद जो भी वैल्यू आएगी जोड़ने होने के बाद या जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम, उसकी वैल्यू को ये रिटर्न जो है वो करेगा हमें रिटर्न कब, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। वही यहाँ पर लिखा हुआ कि ए एंड बी जो है वो हमारा पैरामीटर है, इसी को हम लोग आर्गुमेंट भी बोलते हैं। और ये जो रिटर्न है हमारा ये क्या करता है, सेंड द रिजल्ट बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। जहां जहां फंक्शन कॉल करेंगे हम लोग वहां जो वैल्यू जो भी आएगी इसकी, जो भी हम वो यूजर देगा इनपुट, उसके बेस पे वहां वैल्यू को ये वहां वो वैल्यू रिटर्न करेगा जहां जहां फंक्शन कॉल हुआ है। आई होप कि आपको ये फंक्शन और जो उसका बेसिक ऑपरेशन है विथ एग्जांपल समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं हम आज के जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है
क्वेश्चन नंबर 6 यानी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लूप्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है इन C++ एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ लूप्स विथ एग्जांपल। इसमें भी 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमको क्या है कि लूप क्या होता है, हमको उसको करना है एक्सप्लेन, और फिर ये बताना है कि लूप कितने तरह का होता है, कितने प्रकार का होता है लूप, उसको बताना है विथ एग्जांपल। सॉरी, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम कि लूप क्या होता है उसका डेफिनेशन देखेंगे। तो ए लूप इज ए कंट्रोल स्ट्रक्चर that is used to execute a set of statement repeatedly until a given condition is satisfied। जब हम लोग लूप का इस्तेमाल तब करते हैं, लूप एक्चुअली जो होता है वो एक होता है हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में, जिसका इस्तेमाल हम लोग सेट ऑफ स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कराना अगर होता है किसी स्टेटमेंट को हम लोगों को, तो हम लोग बार बार अगर सेम काम कराने का है हमको, तो हम उसके जगह पे लूप लगा देंगे, और लूप में जो भी हम उसको देंगे ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन, वो बेस्ड ऑन दैट इंस्ट्रक्शन वो कंडीशन के अकॉर्डिंग, जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है तब तक वो रिपीट होता रहता है। तो लूप का मतलब यही है। नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं क्या है। बोला है लूप हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कोड रिपीटेशन एंड मेक्स प्रोग्राम मोर इफिशिएंट। जाहिर सी बात है कि अगर आपके प्रोग्राम में कोड कम रहेगा, लाइन ऑफ कोड कम रहेगा, तो आपका प्रोग्राम क्या होगा, ज़्यादा इफिशिएंट होगा, मोर इफिशिएंट होगा, वो जल्दी वो रन करेगा, वो जल्दी एग्जीक्यूट करेगा, है ना। तो वही बोल रहा है कि लूप क्या करता है, हेल्प करता है किसमें, रिड्यूसिंग मतलब कम करता है। क्या क्या कम करता है, तो कोड रिपीटेशन को कम करता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका प्रोग्राम जो है वो मोर इफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है। ए लूप चेक्स ए कंडीशन बिफोर और आफ्टर एग्जीक्यूटिंग स्टेटमेंट। लूप जो है वो स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के पहले और बाद में कंडीशन को चेक करता है। इफ द कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन अगर ट्रू होता है तो स्टेटमेंट इनसाइड द लूप आर एग्जीक्यूटेड, तो लूप के अंदर का जो स्टेटमेंट होता है वो हो जाता है एग्जीक्यूट। और अगर दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द कंडीशन बिकम्स फॉल्स, और ये जो प्रोसेस है वो तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक आपका जो कंडीशन है वो फॉल्स नहीं हो। ठीक है, ये कंडीशन पे बेस्ड रहता है। चलिए अब देखते हैं टाइप कितना है लूप का हमारा C++ में। टाइप्स ऑफ लूप इन C++। देयर आर मेनली 3 टाइप ऑफ लूप्स इन C++। बोल रहा है कि C++ में हमारे पास 3 तरह के लूप होते हैं। कौन कौन सा है अब देखते हैं आगे। पहला टाइप जो उसका है, प्रकार जो पहला है वो है फोर लूप। बहुत ही कॉमन और मतलब ये नोन लूप है ना। चलिए देखते हैं इसको विथ एग्जांपल देखेंगे इसका। बोला द फोर लूप इज यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज नोन इन एडवांस। देखिए लूप तो हमारे पास 3 है, यहाँ पे मतलब लिखा है मैंने, देयर आर मेनली 3 टाइप ऑफ लूप्स इन C++। तो तीनों लूप का कुछ तो काम वो डिफरेंट होगा, वरना अगर फोर लूप है तो फिर वाइल लूप क्यों आया, या वाइल लूप है तो फिर वो डू वाइल लूप क्यों आया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है माइंड में। तो देखिए क्या होता है कि हर लूप का यूज अलग अलग है, और हर लूप का कुछ ना कुछ लिमिटेशन या वो फायदा है उसका। तो हम लोग पहले फोर लूप की बात कर रहे हैं। तो फोर लूप में ये है कि फोर लूप इज यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ इटरेशन इज नोन इन एडवांस। अगर हमको पहले से पता रहेगा कि कंडीशन जो हमारा इटरेशन है वो कितने टाइम तक चलेगा, मतलब अगर वो पहले से हमें पता रहेगा, नोन रहेगा, तभी हम लोग वहां पे उस प्रोग्राम में हम लोग फोर लूप लगाते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें देखिए फोर लूप का ये जो स्टैंडर्ड ये है, सिंटैक्स बोल भी सकते हैं इसको आप। यहाँ पे हमको पता है कि जो हमारा इटरेशन है ना वो कम से कम 5 बार चलेगा। अगर ये पता रहता है हमें तो भी हम लोग फोर लूप लगाते हैं, अगर पता नहीं रहता है तो फोर लूप नहीं लगाते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा वाइल लूप। वाइल लूप क्या है? द वाइल लूप चेक्स द कंडीशन बिफोर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी। वाइल लूप ये बोल रहा है कि वाइल लूप जो है वो कंडीशन को चेक करता है कब? लूप बॉडी के एग्जीक्यूट होने से पहले। बिफोर मतलब पहले होता है,
तो यही फ़र्क है दोनों में। फोर लूप में क्या है कि अगर हमको इटरेशन पहले से पता है कि 5 बार चलेगा लूप या 10 बार चलेगा लूप, तब हम लोग फोर लूप लगाएंगे। वाइल लूप कब लगाएंगे? जो वाइल लूप का ये जो फंक्शनिंग है उसका वो ये है कि वो लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट होने से पहले ही लूप को चेक करता है, कंडीशन को चेक करता है। ठीक है, और ये तरीका है वाइल लूप लिखने का। वाइल, इसके अंदर कंडीशन रहती है, फिर उसके अंदर बॉडी रहती है, लूप की बॉडी। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखते हैं डू वाइल लूप। डू वाइल लूप एग्जीक्यूट द लूप बॉडी एट लीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। यही बेसिक डिफरेंस भी है वाइल और डू वाइल लूप में। ये क्वेश्चन आता है, बोल रहा है कि डू वाइल लूप जो है वो लूप बॉडी को कम से कम एक बार एग्जीक्यूट जरूर करता है, अगर कंडीशन हमारा फॉल्स रहे तब भी। ठीक है, यही वाइल और डू वाइल में फर्क भी है। वाइल में क्या है कि कंडीशन ट्रू रहेगा तभी वो करेगा एग्जीक्यूट, और डू वाइल में क्या है कि अगर कंडीशन फॉल्स है हमारा तब भी एक बार तो वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा लूप बॉडी में। ठीक है, तो ये उसका तरीका है लिखने का। डू लिखते हैं पहले, फिर स्टेटमेंट लिखते हैं हम जो भी रहता है, फिर क्लोज करके वहीं पे वाइल लिखते हैं, उसमें कोई कंडीशन देते हैं। और यही रीजन है कि कंडीशन बाद में है ना यहाँ पे, इसलिए एक ना एक बार ये जो लूप बॉडी है इसकी, ये एक बार कंडीशन चेक होने से पहले ही, कंडीशन अगर गलत है या सही है ये तो मतलब ये तो बाद में होना गाना मतलब एग्जीक्यूट, पहले तो यहाँ से मतलब एग्जीक्यूट होगा ये। तो ये पार्ट इसका जो लूप का बॉडी है ये एक बार कम से कम एग्जीक्यूट होता ही होता है, ये बाद में होता है बिकॉज यहाँ कंडीशन बाद में आता है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। आई होप कि समझ में आया होगा आपको। यहाँ जो है ये आज ये वाली क्लास में आपके जो हमारा मॉडल पेपर था पूरा इस बार का 2026 का जो बिहार बोर्ड ने जारी किया था कंप्यूटर साइंस का मॉडल पेपर, ये आज कंप्लीट हो गया है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था उसके ऑब्जेक्टिव पूरे क्वेश्चन, फिर उसके बाद हमने शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को देखा था, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखा था हम लोगों ने। यहाँ पूरे 10 क्वेश्चन जो थे, ये सॉरी 20 क्वेश्चन जो थे, 2 पार्ट में मैं मतलब वो क्लास में मैं वीडियो लेके आया था P1 P2 करके, ताकि अच्छे से हम उसको समझ सकें। फिर P2 में हमने जो बचे हुए क्वेश्चन थे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन उसके, वो उसको हमने P2 में देखा था। इसमें भी हम लोगों ने 10 क्वेश्चन देखे थे, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन बचा था आपका उसको हमने P3 में कवर किया है आज, पार्ट 3 में। इसमें लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बचे हुए थे जो क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक थे, वो आपका आज पूरा कंप्लीट करा दिया है मैंने, और बहुत ही इजी लैंग्वेज मैंने यूज़ की है। फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, कोई वर्ड अगर टफ लग रहा है, तो आप वीडियो को वॉच करते वक्त कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे उसमें भी। ठीक है, तो इसके बाद जो है मैंने एक एडिशनल क्वेश्चन इसमें लिख दिया है मतलब आप लोगों के लिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि ये मतलब इस बार ये क्वेश्चन दे दे आपको। ये क्वेश्चन आपके इसमें नहीं था मॉडल पेपर में, बट मैंने दे दिया है बिकॉज ये टॉपिक अभी यहाँ पे हुआ है डिस्कस, तो समझ में भी आ जाएगा आप लोग को और ज़्यादा अच्छे से कि वो दोनों में फ़र्क क्या होता है, क्या बेसिक डिफरेंस आखिर दोनों का क्या है। तो क्वेश्चन एक एडिशनल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड ने नहीं दिया था, बट उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं वो लोग, या तो शॉर्ट में पूछ दें या फिर लॉन्ग में पूछ दें। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है राइट डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप। वाइल और डू वाइल लूप में क्या फ़र्क होता है, क्या डिफरेंस होता है, चलिए देखते हैं। 5 पॉइंट मैंने इसलिए दिया है कि अगर आपका ये क्वेश्चन लॉन्ग टाइप में पूछेगा तो आपको 5 पॉइंट लिखना होगा कम से कम, क्योंकि 5 नंबर होता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में, 5 नंबर मिलता है। अगर इस क्वेश्चन को शॉर्ट टाइप में पूछ देगा तो आप 3 पॉइंट भी लिख सकते हैं। तो आपको इसको तैयार करना है 5 मार्क्स के हिसाब से ही, मतलब वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के लिए ही। अगर वो शॉर्ट में पूछेगा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन चूंकि 2 नंबर का होता है
तो आपको तीन या 2 ही पॉइंट भी आप देंगे दोनों का तो भी मार्क्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि वाइल लूप में पॉइंट नंबर 1 है, द कंडीशन इज चेक्ड बिफोर द लूप स्टार्ट। वाइल लूप में क्या होता है कि कंडीशन लूप स्टार्ट होने से पहले चेक होता है, बिफोर है यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, बट डू वाइल लूप में सेम इसका अपोजिट होता है। ये बोल रहा है द कंडीशन इज चेक्ड आफ्टर द लूप बॉडी रन्स। लूप बॉडी के रन होने के बाद ये कंडीशन चेक करता है। ठीक है, तो ये दोनों का फर्क हुआ, पहला फर्क। अब सेकंड डिफरेंस इसका ये है कि द लूप में रन 0 और मोर टाइम। वाइल लूप या तो वो एक बार भी रन हो सकती है, वो एक बार मतलब रन ना भी हो सकती है, बिकॉज अगर वाइल लूप हम यूज कर रहे हैं और अगर पहले ही कंडीशन रॉन्ग हो गया, यहाँ पे आते हैं वाइल लूप में, अगर पहले ही कंडीशन रॉन्ग हो गया, मान लीजिए यहाँ मान लीजिए 6 अगर लिखा हुआ है, यहाँ कंडीशन है 5, तो ये तो रॉन्ग हो गया, तो ये फौरन बाहर निकल जाएगा लूप बॉडी से। तो यहाँ पे लूप एक ही बार मतलब वो नहीं होगी, मतलब एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो वही यहाँ पे लिखे हुआ है कि दे लूप में रन 0 और मोर टाइम, मतलब कंडीशन अगर पहले ही रॉन्ग हो जाएगी तो वो बाहर निकल जाएगा, तो वो एक भी बार मतलब नहीं हुआ रन। अगर तीसरी बार में मतलब कंडीशन उसको रॉन्ग मिला तो 2 बार तो कम से कम रन हुआ ना, तो वही लिखे हुआ है कि द लूप में रन 0 और मोर टाइम। अब डू वाइल में देखते हैं, द लूप रन्स एट लीस्ट 1 टाइम, बिकॉज मैंने यहाँ पे बताया आपको डू वाइल में कि डू वाइल का जो सिंटैक्स होता है, कंडीशन इसमें लास्ट में होता है, तो ये कम से कम एक बार तो ये रन करती ही करती है, चाहे कंडीशन रॉन्ग ही क्यों ना हो, फॉल्स ही क्यों ना हो। चलिए पॉइंट नंबर 3 देखते हैं इसका। इफ द कंडीशन इज फॉल्स द लूप डज नॉट एग्जीक्यूट। अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो वाइल लूप जो है हमारा वो एग्जीक्यूट नहीं होता। क्यों नहीं होता, मैंने बताया अभी, फिर से बता रहा हूँ कि इसका कंडीशन पहले ही चेक होता है ना। तो अगर फर्स्ट टाइम में कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा जो लूप है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, वो वहीं से मतलब टर्मिनेट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट इसका ये है डू वाइल का, इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स लूप एग्जीक्यूट वंस। अगर कंडीशन फॉल्स भी होता है तो भी एक बार लूप एग्जीक्यूट करता है, बिकॉज कंडीशन तो बाद में चेक होती है इसमें। एक बार तो बॉडी इसकी रन हो ही जाएगी ना, तो एक बार तो ये प्रिंट कर ही देगा। मान लीजिए 1 अगर है यहाँ, मान लीजिए यहाँ पे आता है 6, ठीक है, यहाँ 5 भी है मतलब कंडीशन में, तो आई की वैल्यू 6 है, तो एक बार तो ये प्रिंट कर देगा ना 6। उसके बाद कंडीशन चेक किया तो यहाँ फॉल्स मिला कंडीशन इसको, तो वही कह रहा है कि इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स लूप एग्जीक्यूट वंस। अगर कंडीशन फॉल्स भी होगी तो भी लूप एक बार कम से कम एग्जीक्यूट कर जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इट इज एन एंट्री कंट्रोल लूप। वाइल लूप को हम लोग एंट्री कंट्रोल लूप के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट मैंने ये जान के मतलब यहाँ पे लिखा है, हो सकता है कि ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछ ले कि विच लूप इज नोन एज एंट्री कंट्रोल लूप, तो उसमें आपको टिक करना है वाइल लूप पे। उसी तरह ये डू वाइल को हम लोग एग्जिट कंट्रोल लूप के रूप में जानते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ सकता है आपका विच लूप इज नोन एज एग्जिट कंट्रोल लूप, तो आपको उसमें डू वाइल लूप पे टिक करना है। ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट इसका देखते हैं, इट इज यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ रिपीटेशन इज नॉट फिक्स। वाइल लूप का कब यूज करेंगे हम लोग, जब नंबर ऑफ रिपीटेशन जो है हमारा वो फिक्स नहीं रहेगा। और इसको कब यूज करेंगे, जब हमारा लूप जो है वो मस्ट रन एट लीस्ट 1। जब हमको कम से कम एक बार लूप को हमको रन कराना ही है, तो उस कंडीशन में हम लोग वाइल लूप के साथ जाएंगे। ठीक है, आज होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अच्छे से इसको वीडियो को पॉज करके आप इसका नोट्स बनाइए और इसको अच्छे से मतलब 1-2 बार और वॉच कीजिएगा। जहाँ पर समझ में नहीं आएगा वो कमेंट सेक्शन में मतलब बताइएगा हमें, हम आपकी हेल्प करेंगे उसमें। तो ये रहा बिहार बोर्ड का 12 कंप्यूटर साइंस का मॉडल पेपर है ना। इसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव भी देख लिया था पहले ही, वो 70 क्वेश्चन था, उसमें 70 क्वेश्चन को हम लोग वो डिटेल वे में देखा था। अगर आपने वॉच नहीं किया है तो आपको चैनल पर जाना है, उसके सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको वॉच करना है। और उसके बाद हम लोगों ने इसका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी देखा था जो 2 पार्ट में आया था, P1 P2 में। ये भी सेम प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वीडियो उसका भी। ठीक है, P1 P2 वाला भी, उसको भी वॉच कर लीजिएगा। बहुत उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बिहार बोर्ड ने उसको
अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया है। तो बहुत उम्मीद है कि उससे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। और इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो मेन टॉपिक दिया गया है, एकदम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है प्रोग्रामिंग में, C++ में। तो उसको वॉच कर लीजिएगा, उसके नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से। और कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो यही रहा। तो यहाँ पर आज की क्लास को हम दी एंड करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उसकी भी हेल्प हो जाए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा क्वेश्चन शॉर्ट में और डीप एनालिसिस चाहिए। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन लगा हो आपको कि मतलब थोड़ा लॉन्ग इसका आंसर हो गया है या समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा मतलब टफ वर्ड अगर यूज़ किया गया है तो हमें कमेंट में आप ज़रूर बताइए। हम उसका फिर से शॉर्ट वे में वीडियो ला के आपको ज़रूर बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।